राजभाषा के अध्ययन के क्रम में यह दूसरा सेकेंड पार्ट है, दूसरा भाग है। इसमें हम राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में जानेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। यह 10 मई 1963 को पारित हुआ। इस राजभाषा अधिनियम के लागू होने के बाद देश की हिंदी मुख्य राजभाषा तथा अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में प्रवृत्त हुआ। अर्थात हिंदी को मुख्य राजभाषा रखा गया, जबकि कामकाज के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में। उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों यानी राजकीय कार्यों, संसद के कार्यों, श्रम विभाग, केंद्रीय और राज्य अधिनियम और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम है। मतलब 1963 राजभाषा अधिनियम राजकाज की भाषा में प्रयोग होने वाले भाषाओं के लिए, जहाँ जैसे कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, श्रम विभाग या केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उनके बीच पत्राचार की भाषा क्या होगी, इसके लिए यह अधिनियम है। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं, जिसमें से धारा 3 का उपधारा 3 26 जनवरी 1965 के दिन से प्रवृत्त हुई। हम प्रत्येक धाराओं का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अब आते हैं राजभाषा अधिनियम का धारा 1 में क्या वर्णित है। धारा 1 में यह वर्णित है कि उसमें नाम और प्रारंभ क्या होगा। राजभाषा अधिनियम का नाम 1963 जो है वो क्या होगा। तो उपधारा 1 में यह बताया गया है कि यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। उपधारा 2 में उल्लिखित है कि धारा 3 26 जनवरी 1965 से लागू होगी। शेष उपबंध केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। मतलब अलग अलग उपबंधों को अलग अलग डेट से लागू किया जा सकता है, ऐसा वर्णित है राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 1 में। अब जानते हैं कि धारा 2 में क्या है। राजभाषा अधिनियम धारा 2 में परिभाषा दिया गया है। यानी राजभाषा अधिनियम 1963 में बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिसे कि धारा 2 में परिभाषित किया गया है। जैसे नियत दिन, जिसमें हम 2 की चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे नियत दिन का मतलब ये हुआ कि जिस दिन से वो धारा लागू होता है। और हिंदी से तात्पर्य यह है कि वह हिंदी जिसका लिपि देवनागरी है। धारा संख्या 3 में क्या वर्णित है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहने से है। क्या है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, जैसे हम पिछली बार हमने पढ़ा कि यह प्रण लिया गया था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष तक जारी रहेगा संविधान के लागू होने तक। अगर 15 वर्ष तक कोई किसी तरह का उपबंध या किसी तरह का संशोधन नहीं हुआ तो अंग्रेजी का उपयोग स्वतः बंद हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी का उपयोग आगे होता रहे, इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। इसमें क्या क्या रखा गया, इसमें भी बहुत सारी उपधाराएं हैं। तो उपधारा 1 में देखिए यह लिखा है
इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। जहाँ पहले से प्रयोग में लाई जाती थी, जहाँ कहीं भी अंग्रेजी पहले से प्रयोग में आ रही थी, वहाँ उसका प्रयोग जारी रहेगा। संसद के कार्य में सम व्यवहार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। संघ और राज्यों के बीच पत्रादि, ऐसे राज्य जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्र आदि प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग लाई जाएगी। संघ और राज्यों के बीच, ऐसे राज्य जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और अन्य राज्य जो हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं अपनाया, यदि उनके बीच पत्र होता है तो वो हिंदी में हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी प्रयोग में लाया जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में पत्राचार की बाध्यता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में पत्राचार करना ही है। अगर दोनों राज्य आपस में ये तय करें कि पत्राचार हिंदी में होना चाहिए, तो वे हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं। ऐसा वर्णित है राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3 में। धारा 3 में और क्या है? धारा 3 की उपधाराएं 2। धारा 3 की उपधाराएं 2 में यह बताया गया है, यह वर्णित है कि केंद्रीय कार्यालय या केंद्र सरकार के अधीन निगम या कार्यालय के बीच पत्रादि की भाषा क्या होगी। इसमें बताया है कि जब तक उपरोक्त कार्यालय में सभी कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा। मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। उपधारा 3, धारा 3 की उपधारा 3 में क्या है? केंद्रीय कार्यालय या केंद्र सरकार के अधीन या निगम, केंद्रीय स्वामित्व कार्यालय द्वारा संकल्पों, असाधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति, निष्पादित संविदा, निकाली गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। उपधारा 3 में बताया गया है कि कौन कौन सा जगह हिंदी अंग्रेजी दोनों होंगे, बाइलिंगुअल मतलब दोनों में होगा। कोई भी पत्र अगर निकलता है तो वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होगा। अब आगे की धारा 3 की उपधारा संख्या 4 में क्या वर्णित है? इसमें वर्णित है कि उपधारा 1, 2, 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी 1, 2, 3 में जो बताया गया है उस पर बिना किसी तरह का प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, देखिए धारा 8 में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, तो इसके आधार पर भाषाओं का उपबंध कर सकेगी। मतलब वो कोई सरकार जो है नियम बना सकेगी जिसे प्रयोग में लाया जाना है, जो भी भाषा प्रयोग में लाया जाना है उसको उपबंध ये कर सकेगी। ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नियम बनाते हुए यह ध्यान रखा जाएगा कि कार्य में किसी तरह का बाधा नहीं आए, दक्षता में कमी नहीं आए। ऐसा नहीं हो कि हम किसी भाषा को हम लागू कर दें और उससे हमारा कार्य ठप पड़ जाए या उसकी गति रुक जाए, ऐसा नहीं हो, इसका सम्यक ध्यान रखना है। इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतः यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप से संबंध में सेवा दे रहा है, सेवा कर रहे हैं, भले ही हिंदी या अंग्रेजी या दोनों में प्रवीण ना हो, उसका कोई अहित नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा निश्चय किया गया है धारा संख्या 3 की उपधारा 4 में। धारा 3 की उपधारा संख्या 5 में क्या वर्णित है वो देख लेते हैं। उपधारा 1 के खंड क, इसमें खंड दिया है, उपधारा 1 में कई खंड हैं। खंड क के उपबंध और उपधारा 2 के उपधारा 3, उपधारा 2 और उपधारा 3 यानी 1, 2,
3 और उपधारा 4 भी, यानी 1, 2, 3, 4 के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे। मतलब इसमें धारा संख्या 3 का 1 से लेकर 4 उपधारा तब तक प्रवृत्त रहेंगे, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि जो वर्णन किया गया है वहाँ प्रयोजनों के लिए, कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते। मतलब जो भी राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ राज्यों राज कार्यों में हिंदी को अभी नहीं अपनाया गया है, वो सभी विधानमंडल अपने यहाँ यह संकल्प पारित नहीं कर देते कि हमारे यहाँ काम हिंदी में होगा या संघ से हिंदी में ही कार्य होगा, तब तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। उसके बाद ये संकल्प विचार करने लेने के पश्चात भी संसद जो है, केंद्रीय संसद है, वहाँ दोनों सदनों में, हर एक सदन में भी संकल्प पारित होना चाहिए। अगर संकल्प पारित नहीं होता है तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अब आते हैं धारा संख्या 4 में। धारा संख्या 4 में राजभाषा समिति का गठन का वर्णन है। इसका उपधारा 1 में कि जिस तारीख से, जिस नियत दिन से कह सकते हैं, धारा 3 प्रवृत्त होती है, उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा समिति का गठन होगा। वो गठन कैसे होगा? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित होगा और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद गठित होगा राजभाषा समिति का गठन। ये उपधारा 1 में इसके गठन का वर्णन है और उपधारा 2 में क्या वर्णित है, तो इसमें कितने सदस्य होंगे इसका वर्णन है। उपधारा 3 में इसका कार्य क्या होगा इसका वर्णन है। तो पहले उपधारा 2 को देखते हैं। इस समिति में 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। उपधारा 3 में क्या है? इस समिति का कर्तव्य होगा कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्वलोकन करना, यानी हिंदी कितना प्रगति की है, कार्य में कितना उपयोग में आ रही है, इसका पुनर्विलोकन करना है और उस पर सिफारिश करना है राष्ट्रपति को। उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा। जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करेगा, राष्ट्रपति उसको जो है संसद के हर एक सदन में रखवाएगा। इसी प्रकार राज्यों को भी भिजवाएगा, वहाँ के भी विधानमंडल में वो वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। धारा संख्या 4 की उपधारा संख्या 4। धारा संख्या 4 की उपधारा संख्या 4 में वर्णित है कि राष्ट्रपति उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसे किसी भाग के अनुसार निवेश निकाल सकेगा। मतलब वो निर्देश जारी कर सकेगा अगर विधानमंडल और संसद दोनों तैयार हो जाए किसी चीज़ को, जो राजभाषा समिति ने प्रतिवेदन दिया है उस पर अगर सहमति बन जाता है तो वह नियम लागू हो सकता है। परंतु इस प्रकार निकाले गए निर्देश धारा 3 के उपबंधों के से असंगत नहीं होंगे। मतलब हमने जो धारा 3 संख्या में सारे उपबंधों को पढ़ा है उसको बाईपास नहीं करेगा, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। धारा संख्या 5 में क्या वर्णित है? केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। धारा संख्या 5 में किस किस चीज़ का हिंदी अनुवाद होगा ये चीज़ का वर्णन है। उपधारा 1 में नियत दिन को, यानी जिस दिन को जो अनुबंध लागू होता है, और उसके पश्चात
शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित, और इसमें देखिए खंड है, उपधारा संख्या 1 का खंड क में बोला गया है, किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, ये दो चीज आया, केंद्रीय अधिनियम और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, खंड क। उसी तरह खंड ख में संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अब हम इसको क और ख को मिला कर भी पढ़ेंगे याद रखने के लिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अब आते हैं उपधारा 2 में, नियत दिन से ही, यानी जिस दिन से उपबंध लागू होता है उस दिन से विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किए जाने हैं और उन सब संशोधनों के जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हैं, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा, जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। मतलब इसमें से राजभाषा अधिनियम के धारा संख्या 5 में कौन कौन सा हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में अनुवाद होगा पत्रों का या नियम आदेशों का, ये इसमें वर्णित है। अब धारा संख्या 6 में क्या है वो देख लेते हैं। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है, मतलब हिंदी से अलग कोई भाषा विहित की है, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को, या नियत दिन से तात्पर्य है बिल्कुल वही जिस दिन से धारा लागू होता है, या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा, और ऐसी दशा में ऐसे अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ऐसा है वर्णित धारा संख्या 6 में। अब ये देखिए धारा संख्या 6 में किसी भी राज्य के विधानमंडल की बात किया है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे धारा संख्या 9 में तो यही धारा संख्या 6 जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं है, ऐसा वर्णित है। राजभाषा अधिनियम 1963 का आगे पढ़ते हैं। धारा संख्या 7। धारा संख्या 7 में क्या है, उच्च न्यायालय के निर्णय, उच्च न्यायालय का निर्णय का वर्णन है आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग के बारे में वर्णित है। नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, मतलब हिंदी के अलावा जो जिस राज्य में वो न्यायालय उपस्थित है वहाँ के किसी जो राजकाज की भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा को उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। ये अधिकार है राज्यपाल को, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना जरूरी है। जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा से भिन्न है, अगर अंग्रेजी भाषा से भिन्न है ऐसे किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है तो उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा। अगर राज्यपाल ऐसा करता है, किसी भी देश जैसे उड़ीसा है, अगर वहाँ का उच्च न्यायालय में उड़िया भाषा का प्रयोग किया जाता है
तो उसके साथ साथ उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद होगा। ऐसा वर्णित है धारा संख्या 7 में। अब आते हैं धारा संख्या 8 में क्या वर्णित है। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि धारा संख्या 8 में यह शक्ति प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा कि नियम बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है कि इसमें जो है केंद्र सरकार धारा संख्या 8 के आधार पर हिंदी के विकास या हिंदी से रिलेटेड या किसी भाषा से रिलेटेड नियम बना सकती है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वयन करने के लिए अधिनियम के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी, यानी इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस नियम को लागू कर सकेगी। इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष सत्र के दौरान कुल 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। 30 दिन तक के लिए सत्र में रखा जाएगा। अधि सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमित सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमति हो जाए, यानी जो नियम रखा गया उसमें कोई परिवर्तन के लिए सहमति हो जाए तो वह उस परिवर्तन के साथ लागू होगा। अगर वो दोनों सदन जो है इस पर सहमत नहीं है इसके नियम पे लागू करने के, तो वो निष्प्रभावित हो जाएगा। लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि उस नियम में अगर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो पहले से चल रहा है तो वो निष्प्रभाव नहीं होगा, वो चलता रहेगा, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वर्णित है धारा संख्या 8 में। अब आते हैं धारा संख्या 9। धारा संख्या 9 में हम पहले ही जब धारा संख्या 6 पढ़ रहे थे तो चर्चा किए थे कि यहाँ है जो बताएगा कि धारा संख्या 6 और धारा संख्या 7 में कहाँ जो है लागू नहीं होगा। तो धारा संख्या 6 और धारा संख्या 7 का उपबंध जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, ऐसा वर्णन है धारा संख्या 9। यहाँ आकर के राजभाषा अधिनियम 1963 का संक्षिप्त अध्ययन समाप्त होता है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में जो है कौन कौन से भाषा शामिल है। राजभाषा के अंतर्गत में ये देख लीजिए कि संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें से असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी एवं हिंदी कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। ये क्रम में नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है। इसका क्रमित कौन सा कब कब लिया गया, इसे क्रम में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इसकी चर्चा जब हम राजभाषा नियम 1976 की चर्चा करेंगे तो उसके लास्ट में हम इसकी चर्चा कर लेंगे, ताकि इससे भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आते हैं कि पश्चिमा भाषा कौन सा शामिल है, कब शामिल किया गया, इसका भी हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे और तो उसमें हम देख लेंगे। तो यहाँ पे राजभाषा अधिनियम 1963 समाप्त हो गया। अब आगे अगले वीडियो में हम राजभाषा नियम 1976 की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।